नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में सेरेबेलम क्या है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरियस ब्रेन के फंक्शंस, लोब्स और सेरेब्रम के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। साथ ही सेरेब्रम्स के जो फंक्शन एरिया है, सेंसरी है, मोटार है, और इसके साथ ही बेसल गैंग्लिया के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है और बेसल गैंग्लिया कहाँ पाया जाता है ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया के क्या फंक्शन है, और बेसल गैंग्लिया के साथ ही अपन ने देखा था थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है और लिम्बिक सिस्टम क्या है। ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। साथ ही उनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखा था। आज की क्लास के अंदर सेरेब्रम, जो सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले सेरेब्रम ये मिड ब्रेन का जो पार्ट है। सेरेब्रम अगर आपसे लोकेशन की बात करें, ये क्या है, ब्रेन की कट सेक्शनल इमेज है जिसमें दो फ्रंटल लोब है, राइट फ्रंटल, लेफ्ट फ्रंटल लोब, दो टेम्पोरल लोब, मिडिल के पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के बाद मिड ब्रेन, इसके बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और इसके पोन्स के पोस्टीरियर में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोला जाता है सेरेब्रम, सेरेबेलम। क्या बोला जाता है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम की अगर क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सेरेबेलम का अगर लोकेशन की बात करूँ तो पोस्टीरियर ऑफ पोन्स और ऑक्सीपिटल के कहाँ पे स्टेट हुआ, जस्ट सेरेब्रम लाइज जस्ट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स और बिलो द ऑक्सीपिटल पार्ट। ऑक्सीपिटल के जस्ट नीचे पार्ट कौन सा पाया जाता है? सेरेबेलम। तो सबसे पहले सेरेबेलम है क्या? तो सेरेबेलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ऑक्सीपिटल के नीचे और पोन्स के पोस्टीरियर में पाई जाती है। तो सेरेबेलम की स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसको जो बीच में जो ये कनेक्टेड है इस प्रकार के एरिया, इसको वर्मिस बोला जाता है। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्मिस स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है? तो सेरेबेलम के अंदर। किसके अंदर पाई जाएगी? सेरेबेलम। नेक्स्ट बात करें इसकी बनावट की, तो बनावट इसका आउटर पार्ट है ग्रे मैटर का बना होगा, और ग्रे मैटर जहाँ पे भी आए दैट मीन्स उस पार्ट में जो न्यूरॉन्स की बॉडी सेल वाला पार्ट ज़्यादा होगा। एक्सोनस पार्ट जो वाइट मैटर बनाता है और सेल बॉडी पार्ट है वो ग्रे मैटर बनाता है। तो नेक्स्ट सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सेरेबेलम क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट अपन इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही सेरेबेलम के बाद में जो ब्रेन स्टेम, ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। तो इस ब्रेन स्टेम के बारे में भी आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेरेबेलम। तो सेरेबेलम की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है? लोकेशन अभी मैंने बताई लोकेशन। तो सेरेबेलम सिचुएटेड इन जस्ट बिलो occipital lobe, just below occipital lobe of brain, occipital lobe of brain, and posterior to the pons area। जो पोन्स एरिया है उसके जस्ट पोस्टीरियर में, तो पोन्स के पीछे, ऑक्सीपिटल के नीचे, ये कहाँ पे क्या स्थित होता है? सेरेबेलम। ये तो होगी फर्स्ट इसकी लोकेशन, जैसा कि आप इमेज में भी डायग्राम में भी आप देख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें इसका जो है कंपोजिशन या स्ट्रक्चर में, तो आउटर पार्ट, तो सेरेबेलम आउटर पार्ट मेडअप ऑफ ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर वर्ड आ गया, दैट मीन्स ग्रे मैटर का मीन्स ये है जो इसके मैक्सिमम है वो क्या होगी? सेल बॉडी होगी। इसमें सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी न्यूरॉन्स का बना हुआ होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम की दो ही सेल है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन्स की जो है दोनों सेल्स की सेल बॉडी इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगी आउटर पार्ट में, और जिसके कारण वो कैसा अपीयरेंस कैसा होगा? ग्रे मैटर। और इनर पार्ट की अगर बात करें, इनर पार्ट किसका बना होगा? इनर पार्ट मेडअप ऑफ व्हाइट मैटर। किसका? व्हाइट मैटर।
तो अगर आपसे पूछे सेरेबेलम का आउटर पार्ट किससे बना होता है, ग्रे मैटर से, और इनर पार्ट वाइट मैटर से। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का क्या फंक्शन है आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि जो साइंस में 8वीं क्लास से ही मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क ये सब के बारे में अपन पढ़ने लग जाते हैं साइंस के अंदर। तो सेरेबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर। बॉडी का बैलेंस, अभी मैं सीधा खड़ा हूँ तो उसमें सेरेबेलम का कुछ रोल है, और पोस्चर बॉडी का, मैं स्ट्रेट और एकदम सीधा खड़ा हूँ बिना हिले डुले, तो दोनों के अंदर बॉडी में किसका रोल है, सेरेबेलम। तो अगर मैं बात करूँ, अगर सेरेबेलम में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कुछ इंजरी है, कुछ डिसऑर्डर है या कोई डिजीज कंडीशन है, तो सबसे पहले बॉडी पार्ट में क्या फर्क होगा, बैलेंस और पोस्चर, बैलेंस और पोस्चर। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, तो फिर सेरेबेलम के फंक्शन होता है बॉडी का बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। तो फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। और फंक्शन में के अंदर आप लिख सकते हो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। बॉडी का बैलेंस और पोस्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम। सेरेबेलम के साथ में एक और स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि इसका हेल्प करती है, दैट मीन्स वो भी बॉडी बैलेंस और पोस्चर का काम कर रही है। कौन सी है, कान के अंदर, ईयर के अंदर वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर पाई जा रही है। वेस्टिब्यूल के अंदर एंडोलिम्फ होता है, और एंडोलिम्फ बॉडी का जैसे ही मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट का जो है सेंसेशन वो ब्रेन को देगा, और ब्रेन उसके हिसाब से लिम्फ नोड के जो सेंसेशन है, मूवमेंट है, उसके आधार पे ब्रेन क्या बॉडी का पोस्चर और बैलेंस है वो मेंटेन करेगा। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक और इसके अंदर, वेस्टिब्यूल्स ऑफ ईयर के अंदर होता है वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स क्या है, इसको समझने के लिए आप जब काम की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत क्लियरली हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर। तो कान के अंदर कुछ इस टाइप्स जो है ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है, सेमी सर्कुलर मतलब अर्धचंद्राकार आकार में कुछ ट्यूब्यूल्स है, और इस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को बोला जाता है एंडोलिम्फ। तो आपसे कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ईयर के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर जो कि सेमी सर्कुलर शेप की होती है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड एंडोलिम्फ कहलाता है। और दिस फ्लूइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दैट मीन्स जैसे ही बॉडी का मूवमेंट होगा तो ईयर में जो प्रेजेंट वेस्टिब्यूल है उसमें अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का मूवमेंट होगा। उस फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ पे जाए, उस फ्लूइड के मूवमेंट से मैसेज आएगा सेरेबेलम में, और सेरेबेलम फिर क्या कर देगा, बॉडी का प्राइमरी मोटर एरिया में भेजेगा ये फंक्शन को, और प्राइमरी मोटर एरिया फिर क्या कर देगा, फंक्शन बॉडी में जैसे भी बैलेंस बनाना है वो बैलेंस बना देगा। जैसा कि आपने देखा है कि कुछ जहाँ आप कहीं जाते हो तो एक रस्सी के ऊपर छोटा बच्चा अपना एक रस्सी के ऊपर वो चल के बताता है, दैट मीन्स बॉडी का वो बैलेंस किस सहायता से बना रहा है। तो आपने देखा होगा कि रस्सी के ऊपर चलता हो, मेला वगैरह कहीं मैदान वगैरह में आप जाते हो या यूट्यूब वगैरह पर आप देखा हो, तो एक रस्सी के ऊपर अपना बैलेंस किस प्रकार वो बना रहा है। तो बैलेंस के लिए उसमें कौन सी मैकेनिज्म, कौन मेन वर्क कर रहा है, सेरेब्रम। कौन मेन वर्क कर रहा है, सेरेब्रम। तो इसकी मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार है वो आपका बॉडी का बैलेंस बनना है, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैकेनिज्म। तो बॉडी का जो किस प्रकार बॉडी मैकेनिज्म करके वो है बैलेंस क्रिएट करती है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ आपको मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसा होता है कि जब भी बॉडी का मूवमेंट होगा, बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट होगा तो बॉडी मूवमेंट के साथ में क्या होगा, पूरी बॉडी मूवमेंट होगी, हिलेगी डुलेगी। तो जो ईयर्स के अंदर जो प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल्स, तो वेस्टिब्यूल्स
वेस्टिब्यूल्स मूवमेंट भी होगी। वेस्टिब्यूल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा, मूवमेंट्स। वेस्टिब्यूल्स के अंदर क्या है, एंडोलिम। अभी अभी मैंने बताया एंडोलिम। एंडोलिम्फ में क्या होगा, मूवमेंट्स। एंडोलिम्फ में क्या होगा, मूवमेंट। और एंडोलिम्फ में मूवमेंट होगा, इसका मैसेज कहां पे जाएगा, इसका मैसेज जाएगा सेरेबेलम को। कहां पे जाएगा, सेरेबेलम। और सेरेबेलम है, सेरेबेलम को जैसे ही मैसेज गया, सेरेबेलम ने कहाँ एक्टिवेट किया, प्राइमरी मोटर एरिया, जो आप पढ़ चुके हो, प्राइमरी मोटर एरिया। और प्राइमरी मोटर एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस। मस्कुलर और स्केलेटल फंक्शन में कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी मोटर एरिया। और ये प्राइमरी मोटर एरिया है, ये क्या बना देगा, बॉडी का बना देगा, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो दैट मीन्स आपको अगर एक पाँव के ऊपर खड़े रहना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपको बॉडी का बैलेंस, और ताकि आप एकदम स्ट्रेट एक पाँव के ऊपर खड़े रह सकते हो। उसमें किसका रोल है, उसमें रोल है वेस्टिब्यूल्स और सेरेबेलम का। तो दैट मीन्स जैसे ही मूवमेंट हुआ एंडोलिम्फ में, मूवमेंट एंडोलिम्फ का मैसेज सेरेबेलम को, और सेरेबेलम ने प्राइमरी जो मोटर एरिया यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पे मैसेज दे दिया, और यहाँ पे मैसेज देते ही बॉडी ने फंक्शन कर लिया। बॉडी ने उस प्रकार अपनी शेप या में चेंजेस लेके आ गए, या फिर जो भी मूवमेंट में, और मूवमेंट क्या होगी, बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी। क्या होगी, बॉडी बैलेंस। तो ये तो होगी मैकेनिज्म ऑफ के बॉडी बैलेंस किस प्रकार है, वो किस प्रकार ब्रेन है वो बॉडी को बैलेंस करता है। ये तो हो गया सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का मेन रोल किसमें है, सेरेबेलम का मेन रोल है बॉडी बैलेंस और पोस्चर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल के बिलो और पोन के पोस्टीरियर में। पोन्स पी से पोस्टीरियर, तो पोन्स के पोस्टीरियर में और ऑक्सीपिटल के जस्ट बिलो। मेन इसका रोल है फंक्शन में, और फंक्शन किस प्रकार जो है बॉडी का बैलेंस किस प्रकार बनाता है वो आपको मैंने अभी बता दिया। और ग्रे मैटर का आउटर पार्ट और इनर पार्ट व्हाइट मैटर का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम के अंदर तीन जो है स्ट्रक्चर को मिला के, उस तीनों स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोला अपन ने, ब्रेन स्टेम। दैट मीन्स तीन कौन कौन सी है, एक तो मिड ब्रेन है, एक पोन्स है, और एक मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को मिलके अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, स्टेम का मीन्स होता है तना। तना लाइक जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही, तना लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही, इसको क्या बोला, ब्रेन स्टेम। क्या बोला, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम मेडअप ऑफ थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आप लिख सकते हैं ब्रेन स्टेम कंटेन्स या ब्रेन स्टेम मेडअप ऑफ थ्री ऑर्गन्स। थ्री ऑर्गन कौन कौन से है, मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो तीन ऑर्गन मिलके क्या बना रहे, मिड ब्रेन। क्या बना रहे, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट अपन बात करें मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जैसा कि आप देख रहे हो जस्ट बिलो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरेब्रम जस्ट, या आप लिख सकते हो इसको बिटवीन पोन्स एंड ऑक्सीपिटल लोब्स। बिटवीन पोन्स एंड लाइज बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। तो ये सेरेब्रम पार्ट है पूरा, और सेरेब्रम पार्ट और पोन्स के बीच में जो है, बीच में जो क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में आप लिख सकते हो बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। ये सेरेब्रम और सेरेब्रम, ये पोन्स, बीच में क्या है, तो बीच में ये क्या स्थित है, मिड ब्रेन। तो लोकेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है, या आप बिल्कुल और क्लियरली लिखना चाहते हो तो बिलो द ऑक्सीपिटल लोब और बिटवीन, या बिटवीन ऑक्सीपिटल लोब और पोन्स के बीच में जो ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। आउटर पार्ट मेडअप ऑफ, इसका जो आउटर पार्ट है वो किसका बना होता है, आउटर पार्ट मेडअप ऑफ
मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का आउटर पार्ट है वो मेडअप ऑफ की आउटर पार्ट है ग्रे मटेरियल, ग्रे मैटर, और इनर पार्ट है वो कैसा होगा, व्हाइट मैटर। तो आप लिख सकते हो इसका इनर पार्ट मेडअप ऑफ, इनर पार्ट मेडअप ऑफ, इनर पार्ट मेडअप ऑफ व्हाइट मैटर। तो आउटर पार्ट ग्रे, ग्रे का मतलब सेल बॉडी ज्यादा है, इनर पार्ट व्हाइट, दैट मीन एक्सोन वाला मटेरियल है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मिड ब्रेन का अगर फंक्शन की बात है, इनर पार्ट किसका बना हुआ है, व्हाइट मैटर, आउटर पार्ट किसका बना हुआ है, ग्रे मैटर। नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन, फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और मिड ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो मिड ब्रेन है आप लिख सकते हो, फंक्शन में ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मिड ब्रेन की फंक्शन की बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा, तो मिड ब्रेन हैव स्पेशल टाइप न्यूरॉन सेल्स that known as Sustainia nigra, Sustainia nigra या नाइग्रा जैसा भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपका। तो ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल का स्पेशल बना हुआ जिसको क्या बोला, सिस्टेनिया नाइग्रा। और सिस्टेनिया नाइग्रा है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, it is responsible for producing dopamine। तो जैसा कि आपने देखा था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, और साथ में आपने देखा था जो कोरॉइड प्लेक्सिस, कोरॉइड प्लेक्सिस भी क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है, एक स्पेशलाइज्ड गुच्छा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो कि शेष से बनाता है, क्या बनाता है, शेष। उसी प्रकार मिड ब्रेन में भी एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, वो सेल रेस्पॉन्सिबल है फॉर डोपामिन। तो अगर आपसे पूछा जाए डोपामिन ब्रेन में कौन बनाता है, तो मिड ब्रेन के अंदर सिस्टेनिया नाइग्रा जो न्यूरॉन सेल है, ये आपसे क्वेश्चन है, वो स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डोपामिन किसके द्वारा, या डोपामिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो सिस्टेनिया नाइग्रा। तो मिड ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि सिस्टेनिया नाइग्रा है वो डोपामिन बनाएगा। ये डोपामिन किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, तो रिसीव्ड बाई, ये जो डोपामिन है रिसीव्ड बाई, जो अपन ने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बेसल गैंग्लिया की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसल गैंग्लिया की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, मैंने कल की क्लास में बताई थी आपको, इस प्रकार से ये बेसल गैंग्लिया की स्ट्रक्चर है। और बेसल गैंग्लिया में जो ये मैंने बताया था, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डोपामिन रिसेप्टर। तो दैट मीन जो सिस्टेनिया नाइग्रा ने जो डोपामिन बनाया उसको कौन रिसीव करेगा, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया आप लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन के अंदर सिस्टेनिया नाइग्रा बॉडीज पाई जाती है जो कि स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन बॉडी है, जो कि डोपामिन का फॉर्मेशन या डोपामिन का प्रोडक्शन करती है। समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोन्स की। तो मिड ब्रेन के बारे में अपन ने जान लिया कहाँ प्रेजेंट है, किसका बना हुआ है, आउटर मैटर, इनर मैटर, और साथ में ये देख लिया इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है डोपामिन बनाना। तो दैट मीन मिड ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर डोपामिन सिक्रीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर, सेकंड ऑर्गन है पोन्स। पोन्स ब्रेन स्टेम के अंदर तीनों स्ट्रक्चर, तीनों ऑर्गन है। तो नेक्स्ट अपन बात करें पोन्स की। तो अगर पोन्स की लोकेशन की मैं बात करूं तो पोन्स कहाँ है, बिटवीन आप लिख सकते हो मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड है पोन्स। तो पोन्स की अगर लोकेशन की बात करें आप, तो लोकेशन कहाँ पे स्थित है, आपको जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, तो पोन्स कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो बिटवीन मिड ब्रेन
एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अगर आपसे पूछे कि पोन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन। और क्या लिख सकते हो आप, एंटीरियर ऑफ टू सेरेबेलम, सेरेबेलम के आगे, एंटीरियर टू द एंड, आप लिख सकते हो एंड, एंटीरियर टू सेरेबेलम। तो आपसे पूछा जा सकता है तो पोन्स इज सिचुएटेड टू एंटीरियर टू सेरेबेलम, पोस्टीरियर टू सेरेबेलम, सुपीरियर और इंफीरियर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एंटीरियर टू सेरेबेलम, सेरेबेलम ये पार्ट है, इसके जस्ट आगे क्या प्रेजेंट है, जैसा कि अपने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी तो पोन्स के पोस्टीरियर, और ये मेडुला जो सेरेबेलम है इसके क्या हुए एंटीरियर, मतलब इसके आगे स्थित है, ये सेरेबेलम के आगे। और इसकी अगर अपन जब बात की थी सेरेबेलम की, तो पोन्स के पीछे है, और ये अगर इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया आगे, तो एंटीरियर टू द सेरेबेलम। तो ये तो होगी लोकेशन के बाद में अगर बात करें आउटर पार्ट मेडअप ऑफ, तो इसका आउटर पार्ट मेडअप ऑफ व्हाइट मैटर, और इनर पार्ट इसका होता है, मेडअप ऑफ होता है इनर पार्ट मेडअप ऑफ ग्रे मैटर, तो आउटर पार्ट इसका व्हाइट मैटर का होता है और इनर पार्ट क्या होता है, ग्रे मैटर का। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो पोन्स है इसमें भी क्या पाई जाती है, कुछ स्पेशल सेंटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पेशल सेंटर्स। जैसा कि ये पोन्स है तो पोन्स के अंदर भी 2 सेंटर पाए जाते हैं, और मेडुला ऑब्लंगेटा इसके अंदर भी 2 सेंटर पाए जाते हैं। तो पोन्स के अंदर जो 2 सेंटर है ये रेस्पिरेटरी सेंटर है। कौन से सेंटर है, रेस्पिरेटरी। तो जो पोन्स के अंदर 2 सेंटर पाए जाते हैं, तो पोन्स के अगर फंक्शन की बात करें तो पोन्स क्या करेगा, रेगुलेट रेस्पिरेटरी। पोन्स हैव 2 सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन। तो पोन्स के अंदर 2 रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। 2 कौन से सेंटर पाए जाते हैं, एक तो ऐसा जो कि इंस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, दैट मीन इंस्पिरेशन, सांस बाहर निकाला, एक्सपिरेशन। तो एक तो ऐसा सेंटर जो कि सांस लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या आप बोल सकते हो एपन्यूस्टिक स्टिमुलेशन। दैट मीन्स जब पर्सन या बॉडी के अंदर एपनिया कंडीशन, एपनिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जब सांस रुकने की संभावना होती है तब वो सांस लेने का काम कौन करवाएगा, एपन्यूस्टिक सेंटर है पोन्स के अंदर वो। और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जब अगर अंदर CO2 की कम मात्रा अगर बढ़ रही है या अंदर लंग्स के अंदर अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सपायरेशन का काम कौन करवाएगा, पोन्स। तो पोन्स की अगर फंक्शन की बात करें तो पोन्स स्पेशली हैव 2 रेस्पिरेशन सेंटर्स। फंक्शन क्या होगा, पोन्स के अंदर क्या होते हैं, 2 रेस्पिरेशन सेंटर्स होते हैं। मैं इसको डिलीट करके बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये स्ट्रक्चर कौन सी थी, पोन्स, और पोन्स के अंदर 2 रेस्पिरेशन सेंटर होता है। एक तो होता है एपन्यूस्टिक और एपन्यूस्टिक रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है, एपन्यूस्टिक जो सेंटर होता है ये स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ इंस्पिरेशन। ये तो एक सेंटर है पोन्स का, पोन्स है, पोन्स के अंदर एक सेंटर तो होता है एपन्यूस्टिक स्टिमुलेशन और रेस्पिरेशन। दूसरा सेंटर है आपका न्यूमोटैक्सिक स्टिमुलेशन ऑफ एक्सपायरेशन। तो पोन्स के अंदर 2 रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जा रहे हैं। एक तो एपन्यूस्टिक स्टिमुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन, एपनिया कंडीशन जैसे ही होगी तो स्टिमुलेट करेगा ब्रेन और इंस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
दूसरा होता है न्यूमोटेक्स्टिक स्टिमुलेशन, दैट मीन लंग्स के अंदर ज़्यादा अगर ओवर वॉल्यूम होगा तो स्टिमुलेशन होगा ब्रेन का, ब्रेन स्टिमुलेशन सांस को क्या कर देगी, बाहर एक्सपायरेशन कर देगी। तो दैट मीन्स मेन दो फंक्शन है। तो फंक्शन क्या क्या हो गए, फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हो पॉन्स हैव स्पेशली टू रेस्पिरेटर सेंटर्स, टू रेस्पिरेटर या रेस्पिरेशन सेंटर्स। तो पॉन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो रेस्पिरेशन सेंटर्स पाए जाते हैं, एक इंस्पिरेशन का जो कि सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एक्सपिरेशन जो कि सांस बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए या इनहेल करने के लिए। इनहेल इंस्पिरेशन, इनहेलेशन सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन जिसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स बाहर निकालना। तो ये होगी पॉन्स के बारे में। तो पॉन्स कहाँ स्थित होता है, पॉन्स के क्या फंक्शन होते हैं, पॉन्स के अंदर दो रेस्पिरेशन सेंटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये पॉन्स तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। अगर आपको नर्वस सिस्टम की ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो अपना ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन दीजिए, और अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से आप क्लास को शेयर या लाइक करें, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों तक ये भी क्लास है उन तक पहुँच जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करें मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो कौन सा पार्ट है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर लोकेशन की बात करें, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला थर्ड वाला पार्ट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का ये ऑर्गन है। साथ में अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लोकेशन आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। बिटवीन आप लिख सकते हो बिटवीन पॉन्स एंड फोरामेन ऑफ मैग्नम, पॉन्स एंड फोरामेन ऑफ मैग्नम। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल का जो लास्ट चेंबर होता है वो क्या कहलाता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो यहाँ फोरामेन ऑफ मैग्नम से जो है L1 तक ये क्या है, L1 तक ये स्टार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। आप जानते हो जैसा कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर आपसे पूछे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम से लंबर तक वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी प्रकार अपन बात करें इस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट, तो पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड का जो फोरामेन मैग्नम है इसके बीच में जो स्थित है ये क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तो होगी इसकी लोकेशन। और मेडुला ऑब्लंगेटा नेक्स्ट इसकी बात करें फंक्शन की, तो मेडुला ऑब्लंगेटा है ऑल्सो टू सेंटर्स। तो मेडुला ऑब्लंगेटा में भी क्या है, दो रेगुलेटरी सेंटर पाए जाते हैं। तो MO में लिख सकता हूँ शॉर्ट में, MO है ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी सेंटर्स। देख जैसा कि अपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम क्या है, रेगुलेटरी सिस्टम है। तो दैट मीन्स इसमें दो ऐसे सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, रेगुलेशन। तो रेगुलेटरी सेंटर्स फॉर लाइफ सेविंग फंक्शन दैट मीन्स जिंदगी बचाने के लिए या जिंदगी को चलाने के लिए कुछ इसमें रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स, दो सेंटर्स पाए जाते हैं। और वो सेंटर्स दैट मीन्स इमरजेंसी कंडीशन में ये मेडुला ऑब्लंगेटा है बहुत ही हेल्पफुल करता है। और ये अगर डैमेज हो जाए तो पर्सन की जान भी जा सकती है। रेगुलेट नहीं होगा तो वो फंक्शन है वो लाइफ सेव, उसकी जिंदगी नहीं बच पाएगी। तो दैट मीन्स मेडुला ऑब्लंगेटा में भी दो स्पेशल टाइप्स के जो सेंटर्स पाए जाते हैं जिसको अपन ने बोला रेगुलेटरी सेंटर्स। नेक्स्ट इसकी अगर कौन कौन से वो अभी अब आगे बात करें,
सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर के अंदर इसका आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट मेड अप ऑफ, और इनर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट मेटर ऑफ ग्रे मटेरियल और इनर पार्ट मेटर ऑफ व्हाइट मटेरियल। तो आउटर पार्ट मेडअप ऑफ ग्रे मटेरियल, ग्रे मैटर, दैट मीन्स इसके अंदर सेल बॉडी और सेल्स ज़्यादा होगी, सेल बॉडी का एरिया, इसमें एक्सोनिक पार्ट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इनर पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। तो इनर पार्ट व्हाइट मैटर, आउटर पार्ट ग्रे मैटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रेगुलेटरी सेंटर्स है वो मेडुला ऑब्लिगेटा में कौन कौन सा होता है, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि उसमें अंदर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा है, उसके अंदर कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं। तो मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर कौन कौन से सेंटर्स पाए जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा सेंटर्स। तो सेंटर के अंदर फर्स्ट जो सेंटर होता है कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो मोटार, वेसो मोटार बोल सकते हैं इसको, कार्डियो वेजो मोटार, कार्डियो वेजो मोटार। दूसरा इसका अंदर सेंटर होता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर। और रेस्पिरेटरी सेंटर के अलावा एक सेंटर होता है रिफ्लेक्स सेंटर। कौन सा? रिफ्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है इसका, रिफ्लेक्स सेंटर। तो इस मेडुला ऑब्लिगेटा कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने सेरेबेलम के बारे में पढ़ा है, बॉडी पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डोपामिन के लिए इंपॉर्टेंट है, पोन्स रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार ये रेगुलेशन लाइफ से। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ब्रेन का इतना पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोपामिन नहीं हो तो भी कौन सी बहुत सारी डिजीज हो सकती है डोपामिन की कमी की वजह से। अगर पोन्स में कोई इंजरी या ट्रोमा या कोई एक्सीडेंट या कोई ट्यूमर वगैरह है तो भी रेस्पिरेशन है वो गड़बड़ा जाएगा, और रेस्पिरेशन मेन सिस्टम है बॉडी का। इसी प्रकार मेडुला ऑब्लिगेटा में भी क्या है, रेगुलेटरी सेंटर्स है। रेगुलेटरी सेंटर रिफ्लेक्स के प्रति जो रिफ्लेक्स का कंट्रोल कर रहे हैं, साथ में रेस्पिरेशन सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है। और कार्डियोवेजोमोटर, कार्डियोवेजोमोटर तो तीनों ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक और नर्वस सिस्टम, तीनों ही मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं बॉडी के, जो कि लाइफ सेविंग का जो इमरजेंसी में जो मेन सिस्टम है। तो दैट मीन्स मेडुला ऑब्लिगेटा कितना इंपॉर्टेंट सेंटर है, इसके अंदर कार्डियोवेजोमोटर है और रेस्पिरेशन है और रिफ्लेक्स सेंटर है। सबसे पहले कार्डियोवेजोमोटर की अपन बात करें तो कार्डियोवेजोमोटर में ये जो सेंटर है ये क्या करेगा, रेगुलेट एंड कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा, और साथ ही डायलेशन ऑफ, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल का डायलेट कब करना है उनको, उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो मेडुला ऑब्लिगेटा में पाए जाने वो कार्डियोवेजोमोटर सेंटर्स। तो दैट मीन्स अगर पर्सन की इमरजेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन या बहुत ही ज़्यादा बीपी इंक्रीज हो रही है तो वेसोडाइलेशन की जरूरत है, तो कार्डियो जो वेजोमोटर जो है रिसेप्टर्स या सेंटर्स जो कि क्या कर देंगे, हार्ट के जो है रेगुलेशन, इसको हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको कम कर देंगे, साथ में डायलेट कर देंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कंट्रोल, क्या हो जाएगा, कंट्रोल। तो कार्डियोवेजोमोटर में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में अभी मैंने बताया था, डिस्कस करा हुआ था, एक तो एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी सेंटर होते हैं इसके अंदर, और एक होता है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी। तो दैट मीन्स ये तो है इनहेलेशन और ये है एक्सेल। तो दैट मीन्स ये सांस लेने में एक्सेलेटरी, इंस्पिरेटरी सेंटर का मतलब सांस को कंट्रोल करने में, ये बाहर छोड़ने में, तो इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर भी पाए जा रहे हैं। तो दोनों पे कंट्रोल है, जैसा कि आपने पोन्स के अंदर पढ़ा, पोन्स में भी पाए जा रहे हैं, इसमें भी पाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्स सेंटर का मतलब है कफिंग, वॉमिटिंग और स्नीजिंग,
कफिंग, वॉमिटिंग और स्नीजिंग। तो मैं इधर इसको डिलीट कर रहा हूँ, कफिंग, वॉमिटिंग और स्नीजिंग। तो रिफ्लेक्स में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला कफिंग, यहाँ पे स्नीजिंग, और थर्ड है वोमिटिंग। तो रिफ्लेक्स सेंटर, तो अगर ब्रेन के अंदर कुछ टॉक्सिसिटी या कोई ट्रोमा, ट्यूमर, कोई भी डिजीज कंडीशन होगा, तो अगर मेडुला ऑब्लंगेटा का जो पार्ट है अगर अफेक्टेड होगा, तो दैट मीन्स कफिंग का रिफ्लेक्स पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है, स्नीजिंग और वोमिटिंग रिफ्लेक्स वो प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स इन सेंटर में क्या होगा? स्टिमुलेशन। क्या होगा? स्टिमुलेशन। और इस सेंटर में स्टिमुलेशन होने का मीन्स ये है मेडुला ऑब्लंगेटा में कुछ ना कुछ इरिटेशन हुआ है, दैट मीन्स उसके साथ कुछ चेंजेस हुआ जिसकी वजह से सेंटर क्या हो गए? स्टिमुलेट। क्या हो गए? स्टिमुलेट। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बात करूं, तो अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में अगर जाता है, ट्रोमा वार्ड में जाता है, तो डॉक्टर हिस्ट्री में अगर हेड इंजरी सस्पेक्टेड है, तो डॉक्टर हिस्ट्री में क्या लेता है कि इस पेशेंट को वोमिटिंग हुई क्या। सबसे पहले अटेंडर से यही पूछते हैं कि उल्टी हुई क्या, उल्टी हुई क्या या वॉमिटिंग होने के पीछे उसकी हिस्ट्री लेने का पर्पज यही होता है। अगर पेशेंट के अंदर हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी में अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में कोई इंजरी या फिर दूसरे पार्ट पे कोई इंजरी हुई है, तो उस इंजरी की वजह से अंदर क्या हुआ? ब्लड की वेसल्स रप्चर हुई है, और रप्चर होने से आईसीपी बढ़ा होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल। और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है, आईसीपी बढ़ा है, तो आईसीपी का कंप्रेशन कहाँ पे आएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। और जैसे ही मेडुला ऑब्लंगेटा पे अगर कंप्रेशन आएगा, तो वोमिटिंग सेंटर क्या हो जाएगी? स्टिमुलेट, और पेशेंट को क्या हो जाएगी? वोमिटिंग चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये वोमिटिंग है, ये इनिशियली साइन है इंक्रीज आईसीपी का। तो ये बता देगा कि ब्रेन के अंदर कितना आईसीपी तो नहीं बढ़ा, आईसीपी नहीं बढ़ा, दैट मीन्स। इसी प्रकार अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई सर्जरी की वजह से या कुछ एक्सीडेंट वगैरह की वजह से अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम की वजह से ये सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और सेंटर स्टिमुलेट होते ही पर्सन को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर। तो डॉक्टर इसलिए हेड इंजरी के पेशेंट को पूछते हैं या उसके अटेंडर से ये हिस्ट्री में लेते हैं कि वॉमिटिंग हुई क्या। तो वॉमिटिंग के पीछे रीजन क्या है कि वॉमिटिंग का मतलब हो सकता है पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ वो। तो अगर आईसीपी बढ़ेगा तो कंप्रेशन कहाँ पे आएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा पे, जिससे वॉमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, कपिंग सेंटर स्टिमुलेट होंगे, तो पेशेंट में साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है जिससे अपन पता लगाया जा सकता है कि हेड इंजरी सस्पेक्टेड पेशेंट में क्या पैथोलॉजी हो सकती है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अपन ने सबसे पहले सेरेबेलम पढ़ा, सेरेबेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके साथ में अपन ने ब्रेन स्टेम पढ़ा। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 ऑर्गन्स है। कौन कौन से ऑर्गन है? मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स क्या काम कर रहे हैं? मिड ब्रेन का फंक्शन अपन ने देखा डोपामिन वगैरह का है, डोपामिन में सिस्टीन आएगा। इसके बाद में पोन्स का देखा, पोन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स है। इसके बाद में मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसके बारे में आपने देखा अलग अलग कार्डियो वेजोमोटोरा सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स है और रिफ्लेक्स सेंटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी क्लास समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।